प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं। और प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सूबाई वज़ीर सईद गनी साहब। सईद गनी साहब खुशामदीद कहते हैं, बहुत कम वक्त देते हैं आप हमें। सईद साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि नैब के चेयरमैन ने ये बताएं कि नैब के चेयरमैन साहब अक्सर अच्छी अच्छी बातें करते हैं। आज उन्होंने कहा कि ये जो इमरान खान के हवाले से जो वो नैब ने जो कार्रवाई तो नहीं की, लेकिन कार्रवाई करने का जो अंदिया है, और उस पर जो फवाद चौधरी साहब का कहना था कि जी ये नैब जो है ये तौहीन कर रही वज़ीर आज़म की, उन्होंने कहा तौहीन नहीं बल्कि इमरान खान की इज़्ज़त में वज़ीर आज़म की बड़ा इजाफ़ा हुआ है। तो ये आप क्या समझते हैं, ये बयान जो है ये इसलिए दिया गया है कि ये बताने के लिए कि नैब बड़ा इवन हैंडेड है और वो एक तरफ वज़ीर आज़म को भी नहीं माफ़ करता, तो वो आसिफ जरदारी साहब को भी नहीं माफ़ करता, नवाज शरीफ को नहीं करता, शहबाज शरीफ को भी नहीं करता, ख्वाजा साद रफ़ी को भी नहीं करता, लेकिन दूसरे वलीम ख़ान को माफ़ कर देते हैं, चौधरी बरदरान को बरी कर देते हैं। तो ये और इसमें और भी बड़े पर्दा नशीनों के नाम आते हैं, मसलन अलीमा खान साहब, अलीमा खान के बारे में भी कोई नरम रवैया और बड़ी लंबी लिस्ट है। तो ये बताएं कि ये क्या, ये नैब क्या तासर देने की कोशिश कर रही है? साहब, एक तो मेरा ख्याल है कि चेयरमैन नैब के सिर्फ ये कह देने से कि वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़ अगर कोई इल्ज़ाम हो तो हमें उसे तहक़ीक़ करने का हक़ है, इंक्वायरी करने का हक़ है, बात तो ठीक है, इस पर तो किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। जो अजीब बात थी वो तो फवाद चौधरी साहब ने की थी, और मुझे नहीं पता कि मदीने की रियासत में क्या ऐसा मुमकिन था कि जो खलीफा हो उससे कोई सवाल न कर सके, अगर उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम हो तो कोई उनसे पूछ न सके। लेकिन बहरहाल मदीने की रियासत के नाम पर जो कुछ ये इस मुल्क के साथ कर रहे हैं वो सब आप देख रहे हैं। मैं सिर्फ इस बात की निशानदेही करना चाहूँगा, और अगर आपके पास रिकॉर्ड में मौजूद हो तो वो तस्वीर और वो फुटेज जब चेयरमैन नैब वज़ीर आज़म से मिले थे जाकर, तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे आपको अंदाज़ा होगा कि महसूस मुझे तो ये हुआ, कम से कम जो मुझे सच्ची बात है, बड़ी बुरी बात भी लगी, मुझे शर्म भी आई। चेयरमैन ने बड़ी ताबेदारी से जाके वज़ीर आज़म से मिले और उस वज़ीर आज़म से जिनके ख़िलाफ़ वो तहकीकात कर रहे हैं, अब गलत या सही उसके जो नतीजे निकले वो अलग बात है, लेकिन बहरहाल चेयरमैन नैब एक ऐसे इदारे के सरबराह थे जो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी हेलीकॉप्टर गलत इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम में तहकीकात कर रहे थे। तो जब वो उनसे मिले, फिर मुस्तकिल वो कई वज़रा से मिले। जब आप वज़ीरों से मिलेंगे, वज़ीर आज़म से मिलेंगे, हुकूमत के जो लोग हैं जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, जिनके नाम आपने दो चार के गिनवाए, उनको रिलीफ मिलती जाएगी, और दूसरी तरफ जो अपोजिशन के लोग हैं उनके ख़िलाफ़ सख्ती होती जाएगी, तो सिर्फ इतनी बात कह देना काफ़ी नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा, यकीनन आपने देखा होगा, अगर गौर करें कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को जो नैब ने नोटिस दिया है वो किस इल्ज़ाम में और किस केस में दिया है, और फिर उसका कंपैरिजन करें आप अलीमा खान साहिबा के ऊपर जो इल्ज़ाम हैं उनसे, तो अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं बनता, इंतहाई मज़ाक़ा ख़ेज़ एक इल्ज़ाम के तहत आप उनको नोटिस दे के बुलाते हैं, और दूसरी तरफ अलीमा खान साहिबा जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना आयद कर दिया है, इस बात एडमिट हुई है कि उन्होंने अपने जो असासे थे वो छुपाए, वो डिक्लेयर नहीं किए, और उसके ऊपर जुर्माना उनके ऊपर लगाया गया, उनको आपने नोटिस देकर नहीं बुला के ये पूछने की ज़हमत गवारा की कि भैया बताइए तो सही कि ये असासे आपने कैसे बनाए और क्यों डिक्लेयर नहीं किए। तो आपको ख़ुद महसूस होगा कि नैब का जो रवैया है अपोजिशन के लिए कुछ मुख्तलिफ है, और जो हुकूमती लोग हैं उनकी तरफ कुछ मुख्तलिफ है। तो मैं नहीं समझता कि इस एक बयान से कोई ये तासुर ज़ाहिर हो जाएगा कि जी नैब इवन हैंडेडली तमाम लोगों को जो है वो देख रहा है और बिल्कुल इंसाफ के जो बुनियादी तकाज़े हैं उसको वो पूरा कर रहा है। सही। अच्छा, लेकिन सईद गनी साहब, जो अलीमा खान साहबा का जिक्र होता है उस पर उनकी तरफ से जवाब ये दिया जाता है पीटीआई के लोगों की तरफ, वो ये कहते हैं कि अलीमा खान जो है वो कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही, प्लस ये है कि उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा और उन्होंने इलेक्शन कभी किसी फॉर्म पर अपने असासे नहीं छुपाए, उन्होंने एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया था, वहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर नहीं की थी जो कि गलत था और उसका जुर्माना उन्होंने अदा कर दिया।
अब एक ऐसा शख्स जो पार्लियामेंट का मेंबर है जैसे आसिफ जरदारी साहब हैं, अगर उनका अमेरिका में कोई फ्लैट या अपार्टमेंट है और उन्होंने वो डिक्लेयर नहीं किया तो वो 62(1)(f) की जद में तो आ सकता है, लेकिन अलीमा खान साहबा नहीं आ सकते। नहीं, लेकिन इस लॉजिक का मैं पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हसन और हुसैन के ऊपर क्या कसूर है फिर? हसन हुसैन के केस की नोयत तो थोड़ी मुख्तलिफ नहीं है निज़ामी साहब, उन पर इसलिए कि वो एक पब्लिक ऑफिस होल्डर के बच्चे हैं और नैब का कानून सेक्शन 9 ऑफिस होल्डर की बहन है। हाँ, चले उनसे पूछ लेते हैं। जी जी सर, मेरा ख्याल है कि आधा जवाब तो आपने सर दे दिया है। देखें, तमाम इल्ज़ामात जो मुख्तलिफ लोगों पर लगते हैं उनकी नोयत सबकी मुख्तलिफ होती है। ये नहीं होता कि जो इल्ज़ाम नवाज शरीफ साहब के ऊपर है वही मनवन इल्ज़ाम आसिफ जरदारी साहब के ऊपर है, और जो आसिफ जरदारी साहब के ऊपर है वही मनवन इल्ज़ाम अलीमा खान साहब के ऊपर है। सबके ऊपर इल्ज़ामात की नोयत मुख्तलिफ है। अगर आर्गूमेंट ये है कि अलीमा खान साहिबा कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहीं, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ऊपर भी जिन दिनों के या जिन बरसों के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो उस वक्त भी कोई सरकारी ओहदा नहीं रखते थे, ना वो पार्टी के सरबराह थे, ना वो किसी असम्बली के रुकन थे। लेकिन चूँकि आसिफ अली जरदारी साहब के बेटे थे, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब के बेटे थे, एक सियासी ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था। इसी तरह हसन और हुसैन या मरियम हैं, वो भी कभी असम्बली के रुकन नहीं रहे, कोई ऑफिस उन्होंने सरकारी नहीं रखा, लेकिन चूँकि वो नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के अरकान थे तो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे। इसी तरह अलीमा खान साहिबा जो हैं वो इमरान खान साहब की बहन हैं, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उससे पहले वो MNA रहे हैं। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ऊपर कोई इल्ज़ाम आ सकता है इसलिए कि वो किसी सरकारी ओहदा रखने वाली फैमिली से ताल्लुक़ उनका है, तो मनवन वही फार्मूला जो है आप अलीमा खान साहबा के ऊपर भी लगा सकते हैं। ये अलग बात है कि PTI के पास डिफेंस के लिए अपनी कुछ लॉजिक ज़रूर होगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप ऐसा कर नहीं सकते कि आप अगर एक पैमाना तय कर लें कि इस पैमाने की ज़रिए हम जांचेंगे अपोजिशन के तमाम लोगों को, फिर जब आपके अपने लोगों के ऊपर आ जाए तो आप उससे फिर जाएँ और दीगर उसके लिए जो है ना वो तौज़ियात पेश करने की कोशिश करें। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ ज़्यादती हो रही है, और ये बात मेरे कहने की बात नहीं है। जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, आरिफ निज़ामी साहब जैसे लोग हैं जिनकी पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बड़ी गहरी नज़र है, वो सब लिख रहे हैं, सब कह रहे हैं कि जी ज़्यादती हो रही है और महसूस हो रहा है कि अपोजिशन के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। आज वफाकी काबीना ने जो सुप्रीम कोर्ट ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, फरियाल चीफ मिनिस्टर सिंध, उनको और कुछ और लोगों को, आपके वकील को निकाला था ECL से, उन्होंने इस मामले को मौखर कर दिया है इस जवाज़ पे कि ये तो इसका तहरीरी ऑर्डर नहीं आया अभी तक, लॉ मिनिस्ट्री से हमने पता किया तहरीरी ऑर्डर नहीं आया। दूसरी तरफ हम इसके रिव्यू पिटिशन भी करेंगे, तीसरे उन्होंने एक कमेटी बना दी है। तो ये इसमें तो लगता है कि देयर इज़ अ मेथड इन देयर मैडनेस कि ये मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का टेन्योर ख़त्म हो जाएगा तो शायद ये मामला ख़त्म हो जाएगा। क्या आपकी रीडिंग इससे कोई मिलती जुलती है या वाकई ये कोई टेक्निकल ही मजबूरी है? निज़ामी साहब, ये जितने इक़दामात इस वक्त हुकूमत कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जिस किस्म के रिमार्क्स दिए थे, ये हमारी उन बातों को दुरुस्त साबित करते हैं कि जब हम कह रहे थे कि जो JIT काम कर रही है ये और हुकूमत क्या आपस में कोई ताल्लुक़ है, और ये बैकडोर इनके राब्ते हैं, और JIT आज़ादी के साथ गैर जानिबदाराना तौर पर काम नहीं कर रही है। ये इंटेंशनली पीपल्स पार्टी की क़यादत को मलाइन करने के लिए और उनको इन सियासी केसेस में फंसाने के लिए काम कर रही है। उस वक्त ये इनकार करते रहे, लेकिन जब JIT की रिपोर्ट मुकम्मल होकर सुप्रीम कोर्ट के सामने आई तो सुप्रीम कोर्ट के मौजूद चीफ जस्टिस साहब ने ख़ुद इस बात पर बरहमी का इजहार किया कि एक तो ये कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम आपने किसके कहने पर डाला। इसका मतलब ये कि उन्होंने महसूस किया कि शायद ये नाम किसी की ईमा पर डाला गया है। इसी तरह उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब के नाम पर भी हैरत का इजहार किया कि जी आपने कैसे डाल दिया। और मैं आपको एक बात बड़ी दिलचस्प बताऊं कि उसमें बहुत सारे लोगों के नाम हैं, हमारे को 3-4 कैबिनेट के मेंबर्स हैं, साबिक वज़ीर आला कामिल शाह साहब हैं, इनमें से किसी को भी JIT ने नहीं बुलाया। JIT ने ख़ुद ही लिखा है कि हमने 850 के करीब लोगों को बुलाया,
जिसमें 750 के करीब लोग उनके सामने पेश भी हुए। अगर आप 850 लोगों को बुला सकते थे तो आप 855 लोगों को भी बुला सकते थे, आपने नहीं बुलाया। उन लोगों से कोई सवाल किए बगैर आपने ना सिर्फ ये कि JIT में उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, बल्कि आपने ECL के अंदर उनके नाम भी डलवा दिए। बल्कि इसमें एक नाम है जिसकी तरफ शायद बहुत ज़्यादा लोगों ने तवज्जो नहीं दी, वो हैं इम्तियाज़ शेख साहब, जो इस वक्त हमारे एनर्जी के मिनिस्टर हैं। इम्तियाज़ शेख साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, कोई मेरा ख्याल है कि साल हुआ होगा, बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। पिछली असम्बली के आखिरी अयाम में वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, उन्होंने रिज़ाइन किया, दोबारा इलेक्शन लड़ा, जीते, वो आ गए, वो वज़ीर अभी बने आकर। अच्छा, उनका तो उस पूरे दौर से कोई ताल्लुक़ ही नहीं बनता जिन अदवार में इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, ओमनी ग्रुप के ऊपर, ज़रदारी ग्रुप ऑफ कंपनी के ऊपर या हमारी और हुकूमत के ऊपर, कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। ना उनको बुलाया गया, ना उनको पूछा गया, ECL में उनका भी नाम डाल दिया गया। अच्छा, अब ये जो कमेटी जिसका आपने जिक्र किया उन्होंने बना दी और उन्होंने कहा कि जी हम बाद में देखेंगे। शायद इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त की बात है, जो मुझे एग्जैक्टली याद है, चौधरी निसार अली खान साहब थे, उस वक्त उन्होंने ये तय किया था कि कोई SOP बनाई जाएगी कि ECL में अगर नाम डालने हैं तो उसके क्या क्या मराइल होंगे और किस तरह से हम उसका नाम ECL में डालेंगे। तो कमेटी जो बनाई जाती है या बनाई गई होगी पहले भी, उसका मकसद ये होगा कि जब आपने किसी का नाम ECL में डालना है तो आप वो कमेटी उसको देखेगी कि हाँ इसका नाम ECL में डलना चाहिए या नहीं डलना चाहिए। आपने उस वक्त तो उस कमेटी के सामने ये 172 नाम रखे ही नहीं, जिसमें से एक का तो इंतकाल हो गया है कि आपको ये कहा जाता है कि जी आपने ये गलत किया और आपने ये नाम निकालने हैं, तो आप ये बहाना तलाश करते हैं कि जी चूँकि हमने एक कमेटी बना दी है, अब वो कमेटी उसको देखेगी और उसको देखने के बाद ये हम फैसला करेंगे कि नाम निकालने के नहीं निकालने। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई जानिबदारी और इंतकामी सियासत की एक वाज़ेह मिसाल है। और अगर आप इसमें थोड़ा और गौर करें तो 172 नाम जो डाले गए हैं, मैं समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान की तारीख़ में, आपको ज़्यादा इल्म होगा, कभी इतनी बड़ी तादाद में एक साथ लोगों के नाम नहीं। ये सही है बात। एक और जो बात ये बार बार कहते हैं कि जनाब जब हमें FIA कहे कि जी नाम किसी का डाल दो तो हम डाल देते हैं, या नैब हमें कहे तो वजारत दाखिला को, तो वजारत दाखिला उसका नाम डाल देती है, बिल्कुल ठीक बात होगी। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि नैब और FIA ने इनको नहीं कहा। एक JIT थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि तुम इन इश्यूज़ के ऊपर अपनी तहकीकात करो और तहकीकात करने के बाद जो रिपोर्ट है वो सबमिट करो सुप्रीम कोर्ट में। JIT का काम ख़त्म हो जाता है जब वो रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हो जाती है। JIT का ये बिल्कुल इख्तियार नहीं है कि वो अपने तय खुद जाके वजारत दाखिला को लिखे, वज़ीर आज़म को लिखे, तो फलां नैब को लिखे, तो FIA को लिखे कि आप ये करो ये करो। JIT का काम नहीं था। और इसी बात का इज़हार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने भी किया था कि आपने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया है। अच्छा, तो बुनियादी तौर पर जो 172 नाम डाले गए थे ECL में, वो नाम डाले ही गलत गए थे और अब उसको डिफेंड किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा सैयद खान साहब, एक तो ये मामला है ना जाली अकाउंट्स का, वो तो चले अपने आपके पास मामला चला गया, लेकिन एक और दरखास्त लेकर इलेक्शन कमीशन के पास पहले PTI गई और फिर उन्होंने विड्रॉ कर लिया एप्लीकेशन। न जाने उनकी हिकमत अमली क्या है, तो हम उनसे पूछेंगे। लेकिन एक क्या जानना मैं आपसे ये चाहता है कि क्या आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो अमेरिका में कोई अपार्टमेंट जो है वो ओन करते हैं जिसको उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया? क्योंकि डेफिनेटली आपने उनसे पूछा होगा, आपने उनके सामने सवाल रखा होगा, क्योंकि आपके लीडर की डिस्क्वालिफिकेशन का खतरा पैदा हो गया इस एप्लीकेशन के आने से या PTI के इस दावे से। तो कोई अपार्टमेंट ओन करते हैं? मेरी तो खैर मुलाकात उनसे नहीं हुई, क्योंकि मैं मुल्क से बाहर था कुछ अरसे के लिए, मैंने छुट्टी ली हुई थी और मैं अभी 2-4 दिन पहले वापस आया हूँ। लेकिन एक जो बुनियादी चीज़ है और बड़ी कॉमन सेंस की बात है, आसिफ अली जरदारी साहब ने पहली मरतबा इंतखाब नहीं लड़ा। वो सदर पाकिस्तान के ओहदे पर भी रहे और सदर पाकिस्तान वो रहे 2008 से लेकर 2013 तक। अच्छा, जब आप असम्बली के रुकन बनते हैं, जब पार्लियामेंट के रुकन बनते हैं, वही एहलियत जो है वो सदर पाकिस्तान के ओहदे के लिए भी ज़रूरी होती है। हर मेंबर पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का जो रुकन होता है वो सालाना तौर पर इलेक्शन कमीशन के सामने अपने असासों का जो डिक्लेरेशन है वो जमा कराता है हर साल। अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब को भी इस बात का अंदाज़ा है और ख़ास तौर पर जो पिछले 3-4-5 सालों में होता रहा है, असासे छुपाने की बुनियाद पर हमारे लातादाद अरकान असम्बली जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, उनकी नशिस्तें खाली हुई हैं।
तो कोई भी शख्स ये गलती कभी नहीं कर सकता कि वो इंटेंशनली उसको पता हो और अपनी जायदाद छुपाए। अच्छा, और आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी 22-23 जो प्रॉपर्टीज़ थी वो डिक्लेयर की हैं और अच्छे खासे पैसों की जो है वो उन्होंने अपने एसेट्स बताए हुए हैं। तो बुनियादी सवाल तो ये कि जो शख्स अपनी 22-23 प्रॉपर्टीज़ बता सकता है वो उसके अंदर एक और क्यों नहीं बताएगा। और अगर एक शख्स अपने कोई तकरीबन 850 मिलियन रुपीज़ की कोई अगर एसेट्स डिक्लेयर कर सकता है तो उसके अंदर वो थोड़े से पैसे और बढ़ा के वो डिक्लेयर क्यों नहीं करेगा। तो मैं नहीं समझता कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कोई ऐसी जायदाद छुपाई होगी और ना उन्हें छुपाने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। एक मुख्तनाज़िम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। कुछ रेलिवेंट क्वेश्चंस और अहम चीज़ें उनके सामने हम रखेंगे। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बराए एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब। शहजाद अकबर साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू जी। अच्छा शहजाद साहब, ये सबसे पहले ये बताइए कि ये जो बड़ा इस पर अपोजिशन भी शोर मचा रही है कि नैब जो है वो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि तौहीन कर रही है नैब के हेलीकॉप्टर केस का खोल के, और अभी हमारे पास थे सईद गनी साहब, वो कह रहे थे कि दोहरा मयार है जवाबदेही का। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई दोहरा मयार नहीं है। सईद गनी साहब को अब अचानक वो दोहरा मयार याद आ रहा है। वो एक कमेंट दिया फवाद चौधरी साहब ने, मुझे नहीं पता किस कॉन्टेक्स्ट में दिया है कि कैसे तौहीन समझते हैं, लेकिन एक सिंपल सी बात है, आप कंडक्ट देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब का। उन्हें जब बुलाया गया उस तफ्तीश के अंदर, हत्ता कि वो इंक्वायरी स्टेज की है, वो बिल्कुल गए, एज वज़ीर आज़म गए, वो पेश हुए, अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, जितना उनसे जो उसके लिए एविडेंस मांगा गया, डॉक्यूमेंट्स दिए गए, वो उनके सामने पेश कर दिए गए। अब ये नैब के ऊपर है उसके आगे क्या स्टेप उठाती है। शहजाद अकबर साहब, आप अभी एक फ़र्क समझा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि दोनों केसेस की नोयत में फ़र्क है। एक फ़र्क और भी अगर आप समझा सकें, क्योंकि हमारे हर प्रोग्राम में ये बहस जो है वो शुरू हो जाती है और अभी भी हुई। ये अलीमा खान साहबा का केस कैसे मुख्तलिफ और क्यों मुख्तलिफ है? नैब उस पर उस तरह से तहकीकात क्यों नहीं कर रही है आपकी राय में? जरदारी साहब के केस में और इनके केस में, या शहबाज शरीफ साहब के केस में और अलीमा खान के केस में क्या फ़र्क है? या इससे ज़्यादा ये कि हसन और हुसैन और उनके केस, हसन हुसैन के केस में और इनके केस में क्या फ़र्क है? देखिए, दोनों केसेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और मैं बड़ा खुश हूँ कि आपने ये सवाल किया है। आप इसको बिल्कुल एक बुनियादी नुक्ता लीजिए कि जो कवानीन हैं नैब के एसेट से मुतल्लिक, असासों से मुतल्लिक, उनका इतलाक़ पब्लिक ऑफिस होल्डर पे होता है। अलीमा खान साहिबा कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही, एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि उनके ऊपर जो पूरा इस वक्त इल्ज़ाम था वो है एसेट की डिक्लेरेशन नहीं की टैक्स के लिए। किसी भी अपोजिशन जमात को या किसी भी आम शख्स को अगर ये एतराज़ हो कि किसी तरीके से भी उनके साथ इम्तियाजी रवैया बरता जा रहा है, तो वो मोर देन वेलकम हैं कि वो उस मुकदमे में जाके पार्टी बनने की दरख्वास्त दें और जाके खड़े हो जाएं कि जी इनका मुकदमा भी नैब को भेजा जाए। लेकिन उसके लिए कोई बेसिस होनी चाहिए, कोई कानूनी बुनियाद होनी चाहिए। तो ये तो एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क आ गया इस केस के अंदर सबसे सामने आपके। और दूसरी चीज़ इसमें मैं ये भी बताता चलूँ, मैं ये समझता हूँ कि अलीमा खान साहिबा को एक एडिशनल टेस्ट से गुजरना पड़ा क्योंकि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बहन हैं। मिसाल के तौर पे उन्हें हुक्म दिया गया कि आप सारी अमाउंट जो आपके ऊपर फ़ाइन किया गया है, जुर्माना लगाया गया है, वो जमा करा दें, जबकि टैक्स का अपना कानून कहता है कि आप 15% जमा करा के अपील में जा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद उनको हुक्म दिया गया है कि वो जमा कराएं, तो वो अब उनको जमा कराना पड़ेगा। ये भी मैं समझता हूँ कि एक ये प्रेशर है उसकी वजह से है, वरना तो अगर उनका एक राइट है कि वो 15% जमा कराएं, कॉन्टेस्ट करें, क्योंकि वो ये कहते हैं कि उनका जो पूरा ये इनकम है वो उन्होंने पूरी इसके अंदर ट्रेल दी है। इसके अलावा जो फ़ाइन किया गया है वो मैक्सिमम किया गया है, उसके अंदर वो रियायत चाहती हैं। लेकिन FBR ने जो पूरा मैक्सिमम एज़ पर लॉ फ़ाइन हो सकता था और टैक्स है, दोनों उनके ऊपर इम्पोज़ कर दिया। और दूसरी उनकी इसमें ये है कि अगर 3 करोड़ का फ्लैट था तो उसमें 1.5 करोड़ रुपया
खुद दिया था और 1.5 करोड़ रुपया मॉर्गेज था, बैंक से लोन लिया था। तो लोन के ऊपर आप इनका जुर्माना तो नहीं कर सकते, ये उसके अंदर उनके टेक्निकल अपील के ग्राउंड्स हैं। लेकिन इसके बावजूद चूंकि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही, कभी उनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं रहा, इसलिए उनके ऊपर नैब का जो सेक्शन 95 का कानून है वो होता है पब्लिक ऑफिस होल्डर ने। उसका सब ये कन्फ्यूजन है कि मसलन देखा जाए तो हसन और हुसैन जो है वो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर तो नहीं है, ना इलेक्शन लड़े, तो उनका केस इससे फर्क क्या है? नहीं बिल्कुल, मैं बिल्कुल बता देता हूं जी। हसन और हुसैन के ऊपर केस ये है कि वो देखिए, मरियम पे भी तीनों के ऊपर बेनामी होने का केस है। उनके ऊपर ये केस है कि इन्होंने ये जो एसेट बनाया है, जिस वक्त ये एसेट बनाया था इनकी अपनी कोई ज़ाती इनकम नहीं थी, ये एसेट ये अपने वालिद के बेनामी हैं, क्योंकि उस अदवार में जब ये एसेट बना उस वक्त इनके वालिद ना सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर थे बल्कि चीफ मिनिस्टर रहे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे, और ये प्रिजम्पशन है कानून की, तो वो वहाँ पे बेनामी के तौर पे लिए गए हैं। अब अगर यही सवाल होता अलीमा खान साहिबा के ऊपर और उनके भाई उस दौर में कुछ रहे होते तो फिर तो आप कह सकते थे चले उनको भी बेनामी मान लिया जाए, लेकिन इमरान खान साहब तो पहली दफ़ा ये पावर में आए हैं, तो इसलिए ये भी उसमें वहाँ पे इतलाक़ नहीं होता बेनामी वाली ट्रांजैक्शन का भी। और सबसे बड़ी बात यह है मनी ट्रेल, टैक्स के सामने भी आपको मनी ट्रेल देना पड़ता है, और वो उन्होंने टैक्स के सामने अपना मनी ट्रेल सारा दिया है। और इसके बावजूद अगर देखिए, मैं ये कहता हूँ बड़ी सिंपल सी मैं एक ऑफ़र करता हूँ कि अगर ये इनको लगता है कि फिर भी इनकी राय में ये बनता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, नैब के पास कोई भी रेफरेंस भेज सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है, वो सब मामलात किए जा सकते हैं। अच्छा शहजाद अकबर साहब, ये JIT जो है ये बड़ी मुतनाज़ बनी हुई है। एक तरफ तो कहा जाता है कि जी ये कोई एक किस्म की अगर गैर आईनी नहीं तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पहले इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता था। दूसरे ये कि मसलन ये जो 172 नाम भेजे गए ECL में, अभी सईद गनी साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा हैं, और ये बजाय कि ये नैब के थ्रू आते JIT ने जो भेजे हैं ECL के में, ये टोटली एक इलीगल और मेलिफाइड कार्रवाई है। सर देखिए, मैं निज़ामी साहब ये भी इसकी भी बड़ी वजाहत की ज़रूरत है, और बहुत अच्छा हुआ आपने ये सवाल किया। देखिए JIT कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। JIT कब बनी है? सबसे पहली बात है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जब आप फैक्चुअल डिस्प्यूट लेके जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आर्टिकल 199 या 184(3) में एविडेंस नहीं ले सकती, शवाहिद इकट्ठे नहीं कर सकती, क्योंकि एक वो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ के ऊपर ट्रायल कोर्ट या इवन सुओ मोटो का मैटर है। तो जब इट्स नॉट अ ट्रायल कोर्ट, तो जब कोर्ट ने फैक्ट्स फाइंड करने होते हैं टू मेक द प्रिलिमिनरी जजमेंट के इब्तदाई तौर पे ये देखा या बादी नज़र में देखा जाए कि इस चीज़ में कुछ बात है कि नहीं, तो फिर वो JIT की तश्कील करते हैं। पनामा वाले केस में JIT की तश्कील इसलिए हुई कि वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ सारी तकरीबन गई जो हुकूमत में नहीं थी, और उन्होंने पटिशन डाली कि ये इतना बड़ा स्कैंडल मंजर आम पे आया है और जो तहकीकाती इदारे हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे। उन्होंने भी तहकीकाती इदारों ने आके एक किस्म की इनेबिलिटी शो की, और उनके कंडक्ट के ऊपर भी बहुत सवाल उठाया गया क्योंकि उनके अंदर पॉलिटिकल दखलंदाजी नज़र आई। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट फाइंडिंग के लिए JIT बनाई, और उस JIT से जो चीज़ें उनके सामने आई उसको उठाकर उन्होंने ट्रायल कोर्ट को भेज दिया। इस मामले में भी ऐसा हुआ। इसकी थोड़ी हिस्ट्री बड़ी लाजमी है। 2015 से ये मामला FIA की नज़र में था। 2016 की प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है उस वक़्त के वज़ीर दाखिला की, वो ये फरमाते हैं कि जी एक ही अकाउंट से बिलावल साहब और अयान अली की टिकटों की पेमेंट्स हो रही हैं और वो फेक अकाउंट है। अब 2016 से लेके 2018 तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट जिसका ये काम था कि ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स फेक अकाउंट से मुतल्लिक रिपोर्ट करे, वो भी रिपोर्ट नहीं होती हैं। 2018 जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका सुओ मोटो लेती है कि ये क्या मामला है, फेक अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो फिर उसके लिए FIA से जब वो कार्रवाई का आगाज़ करते हैं, सुओ मोटो नोटिस है, कोई पार्टी नहीं गई, लेकिन आखिर में आके वो FIA ही की रिकमेंडेशन के ऊपर JIT की तश्कील देते हैं, क्योंकि इसके अंदर इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ थे, स्टेट बैंक के मामलात थे, SECP के मामलात थे, FBR के मामलात थे, इसलिए इन तमाम इदारों के नुमाइंदों पे मुश्तमिल उन्होंने एक JIT बनाई और उस JIT ने अपनी रिपोर्ट सबके सामने रख दी। अब ये कह देना कि ये JIT एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, देखिए JIT की रिपोर्ट की फाइंडिंग के ऊपर किसी को सज़ा तो नहीं दे दी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने भी वही काम किया कि उन्होंने इसको नैब को रेफ़र कर दिया कि इसमें इतना एविडेंस है कि इसकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अच्छा, और सिर्फ इंक्वायरी भी नहीं की, सीधी इन्वेस्टिगेशन कह दी। जी जी
जी जी, ये ECL वाले जो कहते हैं कि जी अभी सईद गनी साहब कह रहे थे ये JIT नहीं भिजवा सकती थी, ये नैब के थ्रू होना चाहिए था, इसमें भी इरेगुलरिटी है, किसकी सिफारिश पर JIT में नाम डाला? ECL में, सॉरी जी। देखिए JIT जी, देखिए जो सईद गनी साहब तो बहुत कुछ फरमाते हैं, ये भी फरमा रहे थे कि वो बाकी सब चीज़ों को उनको फर जवाब आता था और अमेरिका वाला जो फ्लैट निकला है उसका कोई जवाब नहीं था उनके पास। देखिए बात ये है कि ECL के ऊपर नाम डालना जो है या JIT नहीं डलवा सकती। आपके सबसे बड़ी बात यह है JIT मुश्तमिल है किन इदारों के ऊपर और उन इदारों की क्या स्वाबदीद है। उसके अंदर FIA भी शामिल है, उसके अंदर NAB भी शामिल है। JIT को लीड FIA का सरबरा एक आला अफसर कर रहा था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम पार्टियों की मौजूदगी में। मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि जब ये JIT बन रही थी तो उस वक्त जो इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर थे, उनके ऊपर एतराज़ था पार्टीज़ को कि जी ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इनकी कोई ज़ाती तफ्तिश भी हो सकती है, इनका ताल्लुक सिंध से है। नजफ मिर्ज़ा उनकी कहने के ऊपर उन्होंने उनको हटा दिया और FIA से एक और शख्स को उन्होंने, नजफ मिर्ज़ा साहब को हटा के उन्होंने एहसान सादिक साहब को लगाया। लेकिन अब ये उसके बाद बात आगे करना कि ECL में नाम नहीं डाल सकते थे। ECL पे नाम डाले गए। JIT ने जो लेटर लिखा वो सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ा भी और देखा भी। उसमें JIT ने लिखा है फेडरल कैबिनेट को, जी ये लोग हैं जिनके तमाम ओवरऑल हमें नज़र आ रहा है, और उसके ऊपर उन्होंने अपनी अप्रीहेंशन का भी इजहार किया कि इसमें से कुछ लोग ऑलरेडी पाकिस्तान से, चूँकि कुछ लीक्स हो रही थी, कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही थी, तो कुछ लोग जिनका रोल था वो पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। तो ये खदशा है कि देखिए JIT पे नाम आता है कि अगर किसी के खिलाफ कोई क्रिमिनल ऑफेंस या ट्रायल है या इन्वेस्टिगेशन है और ये खदशा हो कि वो मुल्क से चला जाएगा, तो वो ग्राउंड बनती है नाम डालने की, और हमने भी इसीलिए उसका नाम डाला है। और आज भी देखिए सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहती है कि 172 नाम सारे के सारे गलत हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के पास बिल्कुल इख्तियार था कि उसी वक्त हुक्म फरमाते कि जी सारे नाम ECL से निकाल दिए जाएं। उन्होंने सिर्फ 2 नामों की हद तक बात की है, और उसके भी ऊपर आज हमारी कैबिनेट में जो पूरी बात हुई है, जो रिव्यू कमेटी बनी थी, इस पर मैं बैरिस्टर साहब आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक लीगल इशू है ये बड़ा एक जी, इस पर आप मुकम्मल कर लीजिएगा, ब्रेक के बाद कर लीजिएगा बात। इसमें मैं आपसे जो जानना चाहूंगा खास तौर पर उस पर बात कीजिएगा कि बिलावल को ECL से निकालने में रिलेक्टेंस क्या है, क्योंकि उस पर तो स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल का भी मुकम्मल जवाब लेना। हाँ बिल्कुल, इसका जवाब दीजिएगा। और एक चीज़ हम और आपसे जानना चाहेंगे वो ये है कि जरदारी साहब का जो फ्लैट का मामला था जिस पर आप इलेक्शन कमीशन में गए थे, वो एप्लीकेशन विड्रॉ क्यों कर ली गई है, स्ट्रेटेजी क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुश आमदीद। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, आपने जैसे कि खुद कहा कि ये खुद नोटिस था सुप्रीम कोर्ट का, उसी के कहने पर JIT बनी, JIT ने अपनी रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट को ही दी और सुप्रीम कोर्ट अभी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंची। तो बेहतर ना होता कि आप सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश का इंतजार करते, और यहाँ तक कि आपने ये नहीं किया बल्कि सुप्रीम कोर्ट आपको हुक्म दे रही है कि बिलावल का कम अज़ कम नाम निकाल दें, उसमें भी आप रिलेक्टेंट हैं। तो बिलावल से रिलेक्टेंस क्या है? सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये है कि बिलावल के का नाम जिन बुनियादों पर शामिल किया गया उस वक्त वो छोटे थे, बच्चे थे, इनोसेंट थे, दूध पीते बच्चे थे, तो उनका नाम निकालने में रिलेक्टेंस क्या है? आप किस तरह से कन्विंस हैं कि बिलावल भी करप्ट हैं? देखिए मैं दो चीज़ें अर्ज़ कर दूं। पहली बात यह है कि हम हरगिज़ रिलेक्टेड नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म होगा हम उसको मानने के पाबंद हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम नहीं मान सकते, हम मानने के पाबंद हैं। लेकिन इस वक्त रिटन ऑर्डर नहीं है। रिटन ऑर्डर होगा तो उस जो ऑर्डर होगा उसको ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि किन बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म किया है या क्या हुक्म किया है, उसके ऊपर अमल किया जाएगा। आज जब ये कैबिनेट के सामने रखा गया था तो ये 2 नाम थे, लेकिन अभी तक आज आप रिव्यू में जाने पे गौर कर रहे हैं सर, इसलिए कैबिनेट ने ये डिसीजन किया। आप रिटन लेटर ऑर्डर आने के बाद भी रिव्यू में जा रहे हैं, उस पे हमारा बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड। जी सर देखिए, रिव्यू में जाने का गौर इसलिए कर रहे हैं कि एक सिंपल सी बात है कि अगर देखिए ग्राउंड्स को देखना बड़ा ज़रूरी है कि किस ग्राउंड्स के ऊपर। मैं मुराद अली शाह पे 1 मिनट के लिए आता हूँ। मुराद अली शाह साहब का रोल इसके अंदर बड़ा डिटेल डिफ़ाइन किया गया है, और उस डिटेल रोल के होते हुए हमारा ये सवाल बिल्कुल बनता है कि उनका नाम ECL से क्यों निकाला जा रहा है। रिव्यू आपका एक राइट है, आप उसमें जा सकते हैं और उसके ऊपर गौर किया जा रहा है। अभी उसका हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। लेकिन जहाँ तक बिलावल साहब का बात है, ये इंप्रेशन बड़ा गलत है कि इनका कोई रोल इस तरह से, या एक तो बात है कि JIT के अंदर उनको
देखिए JIT में किसी का रोल एग्जैक्टली नहीं कहा गया कि इस बंदे के ऊपर ये ऑफेंस लगना चाहिए या वो, मुख्तलिफ सेट्स, मुख्तलिफ कंपनीज, फेक अकाउंट्स, ट्रांजैक्शंस को हाईलाइट कर दिया गया है और उस पूरे सेट के अंदर जो लोग आइडेंटिफाई हुए हैं उनका नाम दे दिया गया है। ठीक है। अच्छा, ये एक और बात थी शहजाद अकबर साहब जी सर, कि जो अमेरिका के फ्लैट्स का मामला है, जिसका पहले भी अभी जिक्र सईद गनी साहब ने भी, आपने भी फरमाया, ये ECP में जाके जो वापस लिया है, बाज़ लोगों का तासर ये है कि कोई आपस में कोई आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग या कोई डील तो नहीं हो रही, NRO एक और तो नहीं हो रहा? नहीं देखें, NRO के तो जरदारी साहब बहुत माहिर हैं, लेकिन हमारी हुकूमत की तरफ से तो कोई NRO नहीं होगा। देखिए सिंपल सी बात है, मैं एक चीज़ पहले अर्ज़ करता चलूँ, अभी सईद गनी साहब फरमा रहे थे बेच दिया होगा, कर लिया होगा, डिक्लेयर कर देते, ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। मैं खुद हैरान हूँ कि ये इन्होंने से डिक्लेयर कैसे नहीं किया। मेरा ये ख्याल है इतनी ज़्यादा जायदादें इतने मुल्कों में हैं कि शायद को डिक्लेयर करना भूल गए, लेकिन वायलेशन बड़ी शदीद हो गई है। प्रॉपर्टी आज भी, मेरा चैलेंज है इनको, आज भी ये न्यूयॉर्क का रजिस्टर देख लें, हमारे पास मुसद्दका कापियाँ भी आ चुकी हैं, आज भी ये जाके अपना रजिस्टर देख लें। आज के दिन में भी ना सिर्फ प्रॉपर्टी आसिफ अली जरदारी साहब के नाम है, बल्कि वहाँ पे पार्किंग स्पॉट जो इन्होंने $1.25 लाख का ख़रीदा है वो 2015 में ख़रीदा है, 2007 में फ्लैट ख़रीदा है, 2015 में जाके पार्किंग स्पॉट ख़रीदा है, और टैक्स भी हर साल बड़ी बाकायदगी से अदा कर रहे हैं। तो वो तमाम दस्तावेज़ भी हमारे पास आ चुकी हैं। अब क्या स्ट्रैटेजी ECP के सामने से विड्रॉ करने का मकसद ये था कि इसका जो देखें उसका जो अप्रोप्रिएट फोरम बनता है, इलेक्शन एक्ट 2017 आने के बाद हमारा जो वकला से भी मशवरा हुआ, मैं ख़ुद एक प्रैक्टिसिंग वकील हूँ, सीनियर वकला से भी मशवरा हुआ, तो जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट फोरम है वो इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है। तो यही फ़ैसला किया गया है कि हम एक जजमेंट ले आते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स की और आर्टिकल 62 की कि ये सादिक और अमीन नहीं रहे क्योंकि इन्होंने मिस डिक्लेरेशन। तो गोया पहले जल्दबाजी में आपने गलत फोरम का इंतखाब कर लिया। सकता वो हाई कोर्ट वाला केस होगा। हाँ, अच्छा ये अच्छा जल्दबाजी में तो नहीं कह सकते, या कहें कि वो एक फोरम पे गए थे दूसरे पे अब जा रहे हैं। अच्छा शहजाद अकबर साहब, एक मैं आपको, आपका चूंकि आजकल शोज में बड़ा चर्चा है, हमारे साथ भी जो भी मेहमान आता है आपका जिक्र करता है, और बाज़ ऑपोजिशन वाले तो आपको प्यार से एहतजाब अकबर कहने लगे हैं। बस असल में वो मैं कहता हूँ ना, वो एक शेर भी है कि कांटे की तरह खटकता हूँ, तो वो वाला मुझे लगता है ये कांटे की तरह खटकने वाली बात है। सच्ची बात करने वाला इंसान बुरा ही लगता है। देखिए मैं तो इनके सामने बैठ के बड़ी आसान ज़ुबान में, क्योंकि जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी था जो कि ज़ुबानी आया, अभी तक रिटर्न ऑर्डर नहीं आया, उस दिन भी बड़ी ज़्यादा लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई और ऐसे बतलाया गया जैसे कि तो ये सब कुछ झूठ का पलंदा है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल में मिसलीड तो ये कर रहे हैं। ये किस तरह से कह सकते हैं कि इसके अंदर कोई शवाहिद नहीं है, कोई एविडेंस नहीं? ये इनको सारे एनेक्शस सर्व हो चुके हैं, तमाम एनेक्शस इनके पास मौजूद हैं जिनके अंदर तमाम शवाहिद मौजूद हैं। तो ऐसा तो ये हरगिज़ नहीं कह सकते। बाकी बात यह है जो इनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात JIT में लगाए गए हैं, JIT रिपोर्ट ने जो इंकशाफात किए हैं, जो एविडेंस शवाहिद ढूंढे हैं, उसका एक भी स्पेसिफिक जवाब नहीं आया, एक भी। और पूरी JIT के ऊपर ये तराज़ सिर्फ ये है जी कि शहजाद अकबर ने ये रिपोर्ट लिखी है या वो उस पर असरअंदाज हुआ है या ये किया है। तो मैं इनसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, मैं बड़ा नालायक सा वकील हूँ, इतना ज़हीन नहीं हूँ कि मैं एक दिन में बैठ के सारा काम। आखिर में आप शॉर्टली ये बता सकें कि इसहाक डार साहब कब वतन वापस आ रहे हैं और प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है? देखिए इसहाक डार साहब का जो मामला है एक्स्ट्रैडिशन के ऊपर, पहले जो एक रिक्वेस्ट जाती है उसके ऊपर उनके कुछ एतराज़ात और कुछ उनके मज़ीद सवालात थे, वो जो उन्होंने बरतानिया ने हमें भेजे और वो हमने ये एंड नवंबर और दिसंबर में उनको भेज दिए। बीच में चूँकि वो क्रिसमस ब्रेक थी उस वजह से भी थोड़ा सा डिले हुआ है। अब हम उसको परसू कर रहे हैं। इस वक्त मामला जो है बरतानवी होम डिपार्टमेंट के कोर्ट में है। उन्होंने इस पे क्या नेक्स्ट स्टेप उठाना है, जितने उनसे हमसे मज़ीद डॉक्यूमेंट्स एविडेंस हमारे कवानीन से मुतल्लिक सवालात किए थे, कुछ 27 के करीब सवाल थे, उसके जवाब भिजवा दिए गए हैं। ये थ्रू फॉरेन ऑफिस ही जाता है। तो अब वेट हम कर रहे हैं, होपफुली उसके ऊपर नेक्स्ट स्टेप जल्द होगा, क्योंकि अभी आपने देखा है वो इंडिया का भी एक विजय माल्या वाला केस है, उसके ऊपर भी काफ़ी ब्रेक थ्रू हुआ है। तो मैं तो ये कहूँगा शहजाद साहब के इसहाक डार
अल्ताफ़ हुसैन और हुसैन हक़ानी एक ही जहाज़ में वापस आएंगे। ये बड़ा मुश्किल लगता है मुझे कि ये आप कर सकें ये टाइम। चलें, उन्होंने तो इंशाल्लाह कह दिया आपके इस जुमले या हमले पर। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, आपने हमें वक्त दिया और बहुत सारी चीज़ें आपने क्लियर करने की कोशिश की और की, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा निज़ामी साहब, एक चीज़ जो वैसे अपार्टमेंट की बात हो रही है ना, बैरिस्टर साहब भी कह रहे थे कि भूल गए होंगे, इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी और उन्होंने कहा कि मेरे इल्म में नहीं है, वो क्यों छुपाएंगे। तो आमतौर पर तासुर यह है कि बैरून मुल्क कुछ प्रॉपर्टीज़ इसलिए भी छुपा ली जाती हैं क्योंकि फिर उस पर अगला क्वेश्चन ये उठता है कि जी आप इसके लिए पैसे कहां से लेकर गए, यानी इसका मनी ट्रेल क्या था। बात यह है कि उसके लिए दानिस्ता तौर पर छुपाई जाती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए वो कि मनी ट्रेल बताना पड़ता है क्योंकि ड्रग बनी है, इस किस्म की चीज़ ना हो, जेन्युइन हो जी। तो वो जाहिर है कि जब खरीदी होगी तो उसकी फॉरेंसिक उन्होंने की होगी कुछ ना कुछ तहकीकात, बैंक के थ्रू ही होती है ना चीज़ें। लेकिन बहरहाल जो शहजाद अकबर साहब ने बात कही है, अब इसका मतलब है कि इसको विड्रॉ इसलिए किया गया कि आयरन क्लैड हाथ डाल के उनको आर्टिकल 62 के तहत जी 62(1)(f) उसके तहत बिल्कुल ही वारे कर दिया, कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स या झूठ बोलना। बहरहाल ये तो चलता रहेगा मामला, तो आपको मालूम ही है। मतलब वो एक उन्होंने सोचा कि ज़्यादा अप्रोप्रिएट फोरम जो है वो वहाँ जाना चाहिए। एक बात जो मैं भूल गया उनसे पूछना, टाइम नहीं मिला, भूला तो नहीं था मैं, कि भाई ये कहते हैं कि लूटी हुई दौलत आ जाएगी, ये कब आएगी, कहाँ से आएगी, कम से कम शुरू तो होना। अभी तो फिलहाल तो जागदार कोई। अच्छा, ये वैसे बड़ी बेचैनी है लोगों में। वो लोग ये कहते हैं कि जी आपने अगर चले नवाज शरीफ साहब को जेल में भी डाल दिया और वो करप्ट भी थे, तो पैसे क्यों नहीं वापस आए? फिर तो हम जब कौम को, मुल्क को पैसे वापस नहीं मिले तो क्या फायदा? पहले बताता हूँ कि मुशर्रफ को भी गंजा दिया था उस वक्त के याकूब थे गवर्नर स्टेट बैंक, उन्होंने कहा पाकिस्तान के बिजनेसमैन और इंडस्ट्रीज को उल्टा लटकाएं तो आपके सारे जो है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट और सब मसला इतना पैसे आ जाएंगे। तो अब भी हमने अब कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, ये वापस वो कोई नहीं आना। हाँ, वो तो खैर आपने जब उन पर एक तंज किया है तो वो कह रहे हैं इंशाल्लाह वो एक ही जहाज में सारे वापस आएंगे। वो तो होपफुल हैं। अच्छा, ये तो देखें, इसका जवाब एक निज़ाम साहब वो ये देते हैं कि वाइट कॉलर क्राइम्स जो हैं उसको पकड़ना न सिर्फ मुश्किल है बल्कि उसमें बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है, तो वक्त लगेगा। कवानीन कुछ के साथ एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, कुछ कवानीन बन रहे हैं। देखिए, दो तीन चीज़ें, ये तो आपने दुर्ज़र सुनवाया कि वाइट कॉलर क्राइम का मुश्किल है, लेकिन वाइट कॉलर क्राइम क्यों मुश्किल है? इसलिए मुश्किल है कि दुनिया का जो इक़्तिसादी निज़ाम है वो ऐसे ही चलते हैं। मसलन ये है कि लंदन का जो कैपिटल है उसमें सारे रशियन ओलिगार्क्स के पैसे, सारा वो किस चीज़ पे चलता है? इसी चीज़ पे चलता है, ठीक है ना। स्विस अकाउंट इसी चीज़, दानिस्ता तौर पर ये लूप होल्स रखे हुए हैं इकोनॉमी में लोगों ने। बिल्कुल, ये सिर्फ, लेकिन हुआ ये है कि जब से ये ड्रग बनी और ये टेररिज्म का जो मामला है ना, जिस तरह आजकल हम FATF में फंसे हुए हैं, हमें भी तो मनी ट्रेल देना पड़ रहा है ना भाई, कि ये दहशतगर्द हैं पाकिस्तान, इनको कहाँ से पैसे आते हैं? ठीक, बिल्कुल सही। तो वो मनी ट्रेल नहीं, मैं ये बात करता हूँ कि ये पहले से सख्ती हो गई है, लेकिन अभी भी इन मुल्कों की जो इकॉनमी है वो इसी चीज़ पे चलती है, लूटी दौलत। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का जवाब तो बैरिस्टर शहजाद अकबर तफसील से देना चाहते हैं, उसमें इंटरेस्टेड हैं कि वो मुराद अली शाह का नाम निकालने में रिलक्टेंट क्यों है, लेकिन बिलावल का नाम निकालने में रिलक्टेंट क्यों है ये वो नहीं बता पा रहे। नहीं, लेकिन वो मुझे इंटरेस्ट भी नहीं लगी। नहीं, लेकिन वो सॉलिड रीज़न सुप्रीम कोर्ट के इस आर्ग्यूमेंट के बाद के बिलावल उस वक्त छोटे थे जबकि वो चीज़ें वो नहीं दे रहे। और ख़ास तौर पर जब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि JIT के जो अपने वकील हैं फैसल सिद्दीकी साहब, उनसे जब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने यही पॉइंट्स उनके सामने रखे हैं तो खुद एडमिट किया JIT के वकील फैसल सिद्दीकी साहब ने, उन्होंने कहा कि अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं राय देता कि बिलावल का नाम आप शामिल। मैं और अर्ज करूँ आपसे, मसलन जो चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह हैं, वो चीफ मिनिस्टर हैं, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी अगर कोई उनसे मतलूब होगी बात तो आप ज़रूर पूछें उनसे, लेकिन उनको फ्लाइट रिस्क करार न दें। ये दोनों चीफ मिनिस्टर कहाँ चले जाएंगे छोड़ के? देखिए ना, उन्होंने ये नहीं कहा, देखिए ना प्लीज़, ये जो शहजाद अकबर साहब जवाब दे रहे हैं, सवाल गंदम जवाब चला। बात ये है, उन्होंने कही है कि भाई अगर उनके ऊपर को चार्जशीट है तो वो सामने ला के उनको करें। ये नहीं उन्होंने कहा कि ECL से नाम निकालने का मतलब ये नहीं होता कि आपको बरी कर दिया गया, बरी जमा करार दे दिया गया। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट के मेरे ख्याल इंटेंशन ये भी होंगे ना कि ऑप्टिक्स में भी बहुत बुरा लगता है कि आपका चीफ मिनिस्टर है, एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसको आप ECL में डाल दें। और फिर देखे ना जो वो फारूक नायक वाला मसला, जो वकील नजर कि जी उनको पेमेंट हुई तो एक फेक अकाउंट से हो गई। आप देखे ना, अब इसका मतलब है कि आप
ये तो एक बहुत बड़ा डिसइंसेंटिव है कि वकील जो बारी बारी फीसें लेते हैं वो पहले चेक करें पेमेंट कहाँ से आ रही है मुझे, पेमेंट चेक करें, पहले उसका फोरेंसिक ऑडिट करें। ये हलाल के पैसे मुझे पे कर रहे हैं, ये गलत रवायत होगी। हाँ, ये तो इसको इस पॉइंट को तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी एडमिट कर लिया था कि भाई इसमें फारूक नाइक का क्या कसूर है अगर उनको फेक अकाउंट से पेमेंट की गई है, उन्होंने चेक थोड़ी किया कि किस अकाउंट से मुझे पेमेंट की जा रही है, इसको तो एडमिट कर लिया। बहरहाल बहुत शुक्रिया जामिर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।